आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं दिल्ली असेंबली इलेक्शन पर बात करूंगा क्योंकि अब ये जो 2-3 दिन बचे हैं ये वाकई बहुत अहम होते हैं किसी भी पार्टी के लिए। कांग्रेस जो अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रही है दिल्ली में, और उसकी कोशिश यही होगी कि हंग असेंबली हो और हुकूमत बनाने में उसका अपना रोल हो, लेकिन क्या वो अपनी कोशिश में कामयाब हो पाएगी? किस तरह से वो काम कर रही है? हालांकि शुरू में बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन अब आखिर में कहाँ पे कांग्रेस खड़ी है, इस पर हम बात करेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली जनाब नदीम जावेद साहब से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। क्या लग रहा है, आप दिल्ली में क्या करने जा रहे हैं नदीम साहब? नहीं मुमताज़ भाई, एक तो ये कि ये इलेक्शन बड़ा अहम है। हालांकि दिल्ली में सिर्फ 70 असेंबली की सीटें हैं, लेकिन इस तरह का माहौल बनता है कि दिल्ली में जिसकी सरकार बनती है कहीं ना कहीं उसका असर हिंदुस्तान की सियासत पर पड़ता है, मरकज़ की हुकूमत पर पड़ता है। तो दिल्ली में हमारी सरकार 1998 में शीला जी की क़यादत में आई थी। फिर उसके बाद हम 2003 का इलेक्शन जीते और हम 2008 का इलेक्शन जीते। एक नैरेटिव खड़ा किया गया 2011-12 में। और उसके बाद जिस तरह का माहौल बना उससे कांग्रेस पार्टी को सियासी तौर से दिल्ली में भी और देश में भी बड़ा नुकसान हुआ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की एक मुहिम चलाई गई थी जी। लेकिन तकरीबन 10-11 सालों के बाद दिल्ली की आवाम को और मुल्क को भी इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी किया गया था वो पूरा स्क्रिप्टेड था और उसमें सारी बातें ऑलमोस्ट गलत साबित हुई हैं। दिल्ली शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, अस्पताल, स्कूल, रोड्स के नाम पर बहुत बुरा हाल है दिल्ली शहर का। और लोग अगर उम्मीद से किसी सियासी जमात की तरफ देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। ख़ास तौर से मोहतरमा शीला दीक्षित जी ने जो काम किए थे उन काम को लोग बहुत याद करते नहीं, हैं। बिल्कुल हम ये बात आपकी मानते हैं, लेकिन क्या वजह है कि एक नई पार्टी आती है बिल्कुल से और वो 100 साल पुरानी पार्टी को बिल्कुल तबाह कर देती है और कोई उसका जवाब नहीं? इसके पीछे क्या क्या वजह है? कहाँ पे आपको लगता है कि गलती होती है पार्टी से, या जो उसका निज़ाम देखने वाले हैं, क्यों ऐसा हो जाता है? देखिए, हिंदुस्तान की सियासत में या आज़ादी के बाद की जो तहरीक आप देखेंगे, सिर्फ दो मौक़े इस तरह के आए जिसमें सियासी जमात इस तरह से खड़ी हुई। सबसे पहले इस तरह का काम एक आसाम में एक तहरीक चली थी और उसके बाद प्रफुल्ल कुमार मोहंता के लीडरशिप में एक सरकार उस वक्त बनी थी कि लोग हॉस्टल में थे और स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा हुआ और फिर उसके बाद वो सीधे सरकार में गए। दूसरा ये कि जिस तरह से 2012 और 13 में कैंपेन चलाई गई, वो इस तरह के हालात बने कि सच बात यह है कि किसी की समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। और आम आदमी पार्टी एक नए तरह का नैरेटिव लेकर न सिर्फ आई बल्कि उस नैरेटिव को, उस नज़रिए फ़िक्र को वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। और जो उन्होंने सब्सिडी का एक मॉडल इजाद किया और ख़ास तौर से उन्होंने जिस तरह से दिल्ली को क्लास में बदल दिया कि पूरी जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से समाज आर्थिक आधार पर हिस्सों में बंट गया और जिन लोगों को सब्सिडी से फ़ायदा हुआ वो आम आदमी पार्टी के बहुत स्ट्रॉन्ग काडर की शक्ल में या उनके वोटर की शक्ल में खड़े हो गए। और उसका जो अल्टरनेट था, जिस तरह से बात को लोगों तक पहुंचाना था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मुमताज़ भाई कि उनको वक्त ही जस्टिफाई करता है। कोई भी नई चीज़ आती है उसको फेड होने में टाइम लगता है, लेकिन 10 साल की हुकूमत के बाद आज दिल्ली वासियों को इस बात का एहसास हो रहा है कि सिर्फ सब्सिडी से बात बनने वाली नहीं है, बल्कि दिल्ली चूँकि हिंदुस्तान का कैपिटल भी है, यहाँ की राजधानी है, इसलिए उस हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। नहीं नदीम साहब, पहले कांग्रेस पॉलिसी बनाती थी, उस पर लोग चलते थे। आज हम देखते हैं कि दूसरे लोग छोटी छोटी नई नई पार्टियां पॉलिसी बनाती, उस पर कांग्रेस चल पड़ती। कि ये क्या हुआ? कहाँ क्या कांग्रेस अब पॉलिसी नई इजाद करने में फेल हो रही है, नया कुछ नजरिया देने में फेल हो रही है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से मतलब थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इस बात को इसलिए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ
कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात को अगर थोड़ा सा आप फिर किनारे करते हुए बात करें कि जब लोग पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में हर तरफ ये हो रहा था कि 370 और 400 पार वगैरह वगैरह पूरा बीजेपी ने नारा लगाया। और राहुल गांधी जब निकले कन्याकुमारी से कश्मीर की, उन्होंने पदयात्रा की और बाद में मणिपुर से वो मुंबई गए, और जब लोकसभा के इंतखाबात हुए तो किसी को भी ये यकीन नहीं था कि कांग्रेस पार्टी 100 सीटों 99 सीटें जीती है और मोदी साहब 240 पे आ जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम ने एक बड़ा फैसला किया कांग्रेस के हक में और इंडिया अलायंस के हक में, और उसके नताइज ये हुए कि जहाँ जहाँ बीजेपी आइडियोलॉजिकल लाइन पर इलेक्शन लड़ रही थी, खासतौर से अयोध्या की मैं बात करूँ या मैं प्रयागराज की बात करूँ या मैं काशी में मोदी की चुनाव की बात करूँ, तो बीजेपी को एक तरह से शिकस्त खानी पड़ी थी। लेकिन दिल्ली के ताल्लुक से अगर आप बात कर रहे हैं तो ये बात सही है कि जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि सब्सिडी का एक नया मॉडल शुरू नहीं, किया। इतना बड़ा काम शीला जी का वो आप कैश नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों तक बता नहीं पा रहे हैं, पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मुमताज भाई, मैं तकरीबन 25 मीटिंग मैंने एड्रेस किया होगा, और मैं आपसे बताऊं चाहे वो 100 लोगों की मीटिंग हो और चाहे वो 5000 की मीटिंग हो, शीला दीक्षित जी का नाम और शीला दीक्षित जी का जिक्र और उनके काम की बात जैसे ही मैंने की वैसे ही सामने से इतनी जबरदस्त रिस्पॉन्स आती थी। हालांकि शीला जी का इंतकाल हो चुका है, उनकी सरकार को गए हुए तकरीबन 10 साल 11 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी उनके काम का असर आज इतना ज़्यादा है। वो जो सामने से रिस्पॉन्स आ रही है, जो क्लैपिंग हो रही है, वो समझिए कि वो सेंटिमेंट की बात है, यानी शीला जी के उस काम का एक तरह से एप्रिसिएशन है कि वो तालियां वहां से बजा रहे हैं। लेकिन उसको जो इंपॉर्टेंट बात है मुमताज भाई, वो ये है कि उसको वोट में कैसे बदला जाए। वही वोट में बदलने के लिए इस बार हम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे वो कैंडिडेट जो पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं उनको काफ़ी सपोर्ट आ रहा है। और ये सपोर्ट मैं चूँकि पिछले इलेक्शन में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व था, उसके पहले भी इन्वॉल्व था, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 2 इलेक्शन के मुकाबले में इस बार सबसे ज़्यादा लोग कांग्रेस के उन कैंडिडेट्स को खास तौर से तवज्जो दे रहे हैं जो जिम्मेदारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, क्या आपको लग रहा है जैसे बीजेपी का कैडर काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी का कैडर काम कर रहा है, कांग्रेस का काम कर रहा है? मैं एक बात आपसे कहूँ, उसका सबसे अच्छा या पहले ही हार मान के बैठेंगे? उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि केजरीवाल के खिलाफ हमारे कैंडिडेट संदीप दीक्षित हैं, शीला जी के बेटे हैं, 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। संदीप दीक्षित को जिस तरह का रिस्पांस नई दिल्ली में आया है और जिस तरह से उनकी बात को आवाम ने भी और मीडिया ने भी उठाया है और जिस तरह से वो इलेक्शन लड़े, उसे पूरा पैगाम पूरे स्टेट में इतनी देर में क्यों लॉन्च किया उन्होंने? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो और अभी पूरी तरीके से लॉन्च नहीं किया। मुझे नहीं मुमताज भाई, ये जो लिस्ट निकाली कैंडिडेट की, सबसे पहले दिल्ली में इस बार कैंडिडेट की लिस्ट किसी ने निकाली है तो कांग्रेस पार्टी ने निकाली है, पहली लिस्ट। उस पहली लिस्ट में ही संदीप दीक्षित जी का नाम दिया गया था, क्योंकि शीला जी वहां से एमएलए रही थी 2 बार, संदीप दीक्षित जी चूंकि यहाँ से एमपी भी थे, और संदीप दीक्षित जी ने चुनाव भी खड़ा किया। लेकिन कोई एक शख्स अकेले, मैं चूंकि खुद 3 इलेक्शन लड़ा हूँ, अकेले कोई नहीं इलेक्शन खड़ा करता है। आपकी टीम होती है, पार्टी का एजेंडा होता है या पार्टी का नैरेटिव होता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए काडर के अंदर एनर्जी होनी चाहिए। और जब हमारी स्टेट में भी सरकार नहीं है तकरीबन 10 सालों से, हमारी सेंटर में भी सरकार नहीं है तकरीबन 10 सालों से, 11 सालों से, उसके बाद भी काडर के अंदर ये जज्बा है कि हमें मोदी को भी हराना है और हमें केजरीवाल को भी हराना है। और वो मैं बहुत लंबे अरसे के बाद दिल्ली शहर के अंदर अपने काडर में ये देख रहा हूँ कि वो बहुत शिद्दत से चुनाव लड़ा रहा है, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा इस स्टेट में एक मजबूत ताकत के रूप में आएगी। मतलब वजूद बचा पाएगी? ये वजूद नहीं बचा पाएगी। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक लफ्ज है हिंदी का, मुख्य धारा की राजनीति का जो हिस्सा है, उससे चूंकि हमारी सीटें नहीं, हम बाहर हो गए, हम दोबारा दिल्ली की राजनीति की मुख्य धारा में हैं। मतलब तिकोड़ी लड़ाई आपकी नजर में हो? बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल जी का जो वोटर था तो वो उनसे काफी नाराज दिखाई देता है, उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे पास आ रहा है। और एक बीजेपी का भी एक वोटर है जो बीजेपी की सियासत से जब वो उकता जाता है या थक जाता है या उनके बहुत सारे इश्यूज पर उनके साथ नहीं होता है, तो वो केजरीवाल से पहले हमेशा मुसलमान कांग्रेस पास ही रहा है, क्योंकि और तो कोई था नहीं। केजरीवाल आए, मुसलमान उधर शिफ्ट हो गया। इस बार दिल्ली दंगा हो या और बहुत सारे मामलात हैं, तमाम ये शिकायतें रही हैं कि दिल्ली उर्दू एकेडमी ख़त्म हो गई, कमीशन ख़त्म हो गया, वक्फ बोर्ड का तिया पाचे, तमाम तरह की शिकायतें रही हैं। तो कांग्रेस को उम्मीद थी, कांग्रेस ने काम किया। इस तरह क्या लगता है? एक बात जो बहुत ज़बरदस्त है वो ये है कि इलेक्शन तो आज हो रहा है, लेकिन जब CA NRC आया
या जब दंगे हुए या जब कोविड आया और कोविड में निज़ामुद्दीन मरकज़ पे हमला हुआ, तो सियासी जमात के नाम पे किसी आदमी ने, मतलब किसी सियासी पार्टी ने कोई आवाज़ नहीं बुलंद की। इन तमाम इश्यूज़ पर अगर कोई एक मोतबर आवाज़ रही तो वो राहुल गांधी की आवाज़ रही, और पार्टी की हैसियत से किसी की बात रही तो कांग्रेस पार्टी की रही। कांग्रेस पार्टी ने हर सवाल को, अक़लियतों के, मुसलमानों के, दलितों के या कमज़ोर वर्गों के जो भी सवाल थे उसको हर मौके पर उठाने का काम किया है। और आज दिल्ली में जो हम दोबारा, हमारे अंदर ऑक्सीजन आ रही है या दोबारा हम खड़े हो पा रहे हैं, तो उसकी सिर्फ वजह यह है कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो कोशिश की थी, आज अवाम उसको अप्रिशिएट कर रही है। और न सिर्फ अप्रिशिएट कर रही है, बल्कि जहां हमारा कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहा है वहां उनका ज़्यादा झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ राहुल गांधी बहुत अच्छा कर देते हैं, राहुल गांधी बोल भी देते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी बोल तो जाते हैं लेकिन बाद में उनको चुप भी कराया जाता है, ये भी एहसास दिला दिया जाता है कि आप इस तरह बोलिए नहीं, ज़्यादा ठीक नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जिस बात को लेकर कन्विंस है उनको कोई खामोश नहीं कर सकता है। वो बहुत ही कमिटेड हैं, उनका काम को लेकर, सोच को लेकर, नज़रिए को लेकर, संविधान को लेकर, सेकुलरिज्म को लेकर बहुत कमिटमेंट बहुत साफ साफ है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी जिस काम को जिस शिद्दत के साथ करना चाहते हैं और जिस कमिटमेंट के साथ उसको ज़मीन पर उतारना चाहते हैं, बीच की जो कड़ियाँ होती हैं समटाइम्स उसको उस तरह से नहीं कर पाती हैं जिस तरह से ज़रूरत है। तो लीडरशिप के लेवल पर मुझे लगता है कि कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, हमारे जैसा काडर या बाकी जो नेता हैं, हो सकता है कि वो उस तरह से उस पूरे विचार को या उस काम को ज़मीन पर ना उतार पाएँ, लेकिन लीडरशिप पर मुझे लगता है कहीं कोई सवाल नहीं है। ओवैसी और एमआईएम भी इस बार 2 ही सीट लेकिन काफ़ी जोर लगा रही है। देखिए, एमआईएम सेंटिमेंट पर राजनीति करती है और दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट हैं, वो जो वहाँ पर एक लोगों का दर्द है, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी दिल्ली पुलिस ने या केंद्र की सरकार ने की है, तो उनके ऊपर जो एक तरह से लोगों की राय थी या हमदर्दी थी, उस हमदर्दी का सियासी फ़ायदा एमआईएम उठाना चाहती है। मैं एक बात को यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के दोनों जो कैंडिडेट हैं एमआईएम की तरफ से आए हैं, उनको जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट एमआईएम पार्टी की वजह से नहीं मिल रहा है, वो उनके ऊपर इंडिविजुअली जो दिल्ली पुलिस के ज़रिए या एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए जो नाइंसाफ़ी हुई उसका फ़ायदा उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि सियासी जमात उनकी है और वो जाहिर है कि सियासी जमात होने के नाते वो सोचते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा मिल जाएगा उससे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग पढ़े लिखे भी हैं, सियासी तौर से बहुत बाशऊर हैं, और मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको उससे मिलेगा। हाँ, हमारा ये कमिटमेंट है कि इन दोनों लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी ज़रूरत होगी, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा है और मैं आज दोबारा भी इस बात को दोहराता हूँ कि इस तरह के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी ज़रूरत होगी वो कांग्रेस पार्टी करेगी। आखिरी सवाल, हमेशा ये होता है कि बीजेपी हराओ काम कर जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर क्या लग रहा है कि दिल्ली का माहौल अलग है? नहीं, मुझे लगता है ऐसा ना हो आखिर में मुसलमान ये कहे कि नहीं चलो बीजेपी हराओ। मुझे लगता है कि इस बात का सबसे ज़्यादा अंदाजा अगर किसी को हुआ है तो बीजेपी को हुआ है, क्योंकि पिछली बार अमित शाह जी ने दिल्ली के इलेक्शन को पूरा पोलराइज करने की कोशिश की थी। बार बार वो शाहीन बाग की बात करते थे। उन्होंने तो पिछली बार अमित शाह जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर यहाँ कोई और जीत जाएगा बीजेपी के अलावा तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, शायद आपको याद होगा, बड़ा मशहूर हुआ था ये बात। और अब की बार आप देखिए कि बीजेपी ने पूरी जो कैंपेन है उसमें कहीं किसी तरह के पोलराइजेशन की बात अभी तक नहीं आई है। उनको इस बात का एहसास हो गया है कि ये नफरत का एजेंडा जो बाकी रियासतों में वो चला लेते हैं कुछ हद तक, दिल्ली के बाशऊर वोटर कभी इसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए बीजेपी हराओ या बीजेपी जिताओ का जो एक पूरा नैरेटिव होता था कि बीच में एक आपने लकीर खींच दी और आधे लोग इधर हो गए और कुछ लोग इधर हो गए और फिर हराओ और जिताओ, उसके बजाय जो रियल इश्यूज़ हैं और दिल्ली किस तरह से बेहतर हो, दिल्ली को कैसे खड़ा किया जाए नए सिरे से, और आगे आने वाली नस्लों के लिए किस तरह से एक बेहतर दिल्ली हो और हिंदुस्तान की राजधानी है इसका मैसेज भी हो और वो दिखनी भी चाहिए, मुझे लगता है कि इस पर इस बार बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे नदीम जावेद साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर। हम दिल्ली इलेक्शन पर बात कर रहे थे। बहरहाल 5 तारीख को फैसला होना है और 8 तारीख को उसका नतीजा आएगा, तभी मालूम होगा कि हकीकत क्या है। शुक्रिया।